गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग चलते हैं कि पुराने वीडियो में आप लोग देखे हुए थे कि राज्य किसे कहते हैं, संप्रभुता किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं। उसी बातों को हम फिर से स्टार्ट करते हैं आगे की ओर, एक कदम सफलता की ओर फिर बढ़ते हैं। तो उसी बात को हम कल हमने स्टार्ट करते हुए टॉपिक को राज्य बताते हुए हमने कहा था कि राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। वो कौन कौन से? तो हमने कहा था कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, उसके बाद सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। कल हमने राज्य के बारे में बताए थे और यह भी बताया था कि राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, देश शब्द का उपयोग करते हैं, राष्ट्र शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं। इस सब चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस किए थे और हमने यहाँ पर छोड़ दिया था कि शासन के अंग, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, शासन के अंग। तो आज हम पढ़ने वाले थे कि शासन के अंग कौन कौन से शासन के अंग होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास शासन के अंग। शासन के तो शासन के अंग हमने पढ़ चुके थे कि पहले हम कल बताए थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उस चीज़ को बातों को ध्यान रखते हुए हमने कहा था कल कि शासन के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इस जो शासन के अंग हैं, आखिर ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। आखिर ये 3 अंग जो सरकार की आवश्यकता है, जो शासन करने के लिए, वो सरकार के 3 अंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो सरकार के पास मूलभूत 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार के पास वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहला, कानून बनाने की चुनौती, मूलतः कानून बनाने की हमने बता दिया कि सरकार जो है, सरकार के पास मूलभूत 3 प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, कानून बनाने की चुनौती, दूसरा, कानून संचालन करने की चुनौती और तीसरी बात, न्याय दिलाने की चुनौती। तो हम क्या कहते हैं कि कानून के अनुसार, मतलब कि कानून के अनुसार कार्य को संचालन करने की चुनौती, कानून के अनुसार कार्य संचालन। और तीसरी व्यवस्था है न्याय व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती, न्याय व्यवस्था बनाए रखने की तो यह हुआ सरकार के पास समक्ष चुनौतियाँ। क्या हम लोग तो समझ लिए सरकार होती है, तो फिर सरकार के लिए शासन के लिए अंग चाहिए। तो सरकार अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है,
तो उससे पहले कि आखिर विधायिका की जरूरत, कार्यपालिका की जरूरत और न्यायपालिका की जरूरत, आखिर जो 3 स्तंभ है, जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, उनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी। पहली बात कि एक सरकार के लिए, एक देश को, एक समाज को चलाने के लिए मूलभूत 3 आवश्यकताएं देखी जाती है। पहली चुनौतियां देखी जाती है, पहली कानून बनाने की चुनौती, जहां पर अगर कानून ना हो तो वहां पर क्या होता है, अराजकता अधिक से अधिक फैल जाती है। उसके लिए कानून के अनुसार कार्य संचालन करने की चुनौती, और जब कानून बन गया उनका कार्य का संचालन कौन करे उसके लिए, और न्याय व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती। अगर कोई किसी व्यक्ति की चाहे अधिकार हो, चाहे कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता हो, तो उसकी जो अधिकारों का हनन होता है, तो उस व्यक्ति की न्याय व्यवस्था को बनाए रखना ही इसका उचित कर्तव्य है। तो अब हम देखते हैं कि पहला कर्तव्य देखिए, पहला क्या कहा हमने कि न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था विधायिका, जैसे देखिए विधायिका और कानून बनाने की चुनौती, हमने कहा कानून बनाने की चुनौती, हमने कहा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या काम है, कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून के अनुसार कार्य संचालन करना, कानून के अनुसार कार्य संचालन करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय व्यवस्था बनाए रखना, इनका काम है न्याय व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती, मतलब इनको काम है कि न्याय व्यवस्था बनाए रखना। ये हुए हमारे शासन के अंग, कौन कौन से, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने समझ लिया कि, तो हम लोग भारत को लेकर चले देखते हैं, तो भारत में भी विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे कि हम देख सकते हैं कि विधायिका के भारत में विधायिका के 2 भाग, एक लोकसभा जिसे हम कहते हैं लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा मीन्स होता है कि जहां पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बात और बता दें कि हमने पहले ही बता चुके थे कि जो हमारा भी क्लास चल रहा है वो एक बेसिक लेवल है। हमने बस एक डायलेमा खींच रहा हूँ कि एक शासन का अंग, जैसे कि शासन का अंग, राज्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम उसके बाद आगे जब चलेंगे तो विधायिका क्या होती है, लोकसभा क्या होते हैं, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, जैसे राज्यसभा का भाग 5 में देखेंगे। तो उसी तरह से कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका कौन कौन चुनाव प्रणाली अभी हम देख लेंगे। लेकिन न्यायपालिका, जैसे न्यायपालिका में 3, जैसे कि सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च एक उच्च, जैसे राज्य का स्तर पर होता है, जैसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती। तो ये एक न्यायालय की प्रक्रिया है। तो उसको हम देखेंगे न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके चुनाव कैसा होता है, तो किस प्रक्रिया के अनुसार होता है। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं उसको हम आगे जाकर देखेंगे। देख हम खाका खींच रहे हैं। तो यह हुआ हमारा शासन के अंग। हम फिर आगे देखते हैं शासन के अंग, विधायिका को देख लीजिए। विधायिका में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमने देखा कि शासन के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वो देख लीजिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हमने देख लिया कि भारत को प्रत्यक्ष देखें तो विधायिका को हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव देख लिए। तो क्या होता है कि इसे हम लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक बात और हम बता देते हैं कि पहले भी कह चुके हैं कि ये जो क्लास है अभी एक डायलेमा खींचता जा रहा है कि क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, और तब हम विस्तार से पढ़ाएंगे और सबको एक साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तब क्या होगा कि इधर से उधर भड़का टाइप का, जैसे कि क्या होता है पॉलिटी समझने के लिए हम लोगों को पहले क्या होता है एक डायलेमा खींच लिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो क्या कहा जाता है, पहले उसको सिलेबस को जान लीजिए। किसी भी तैयारी करने से पहले हम लोग तो क्या करते हैं, उस सिलेबस के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरीके से, तो हम लोग 50% कवर कर चुके होते हैं। उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि पॉलिटी को पहले भी कर चुके हैं। पॉलिटी जब हम स्टार्ट किए हैं तो हम पॉलिटी की आवश्यकताओं के अनुसार उसके डायलेमा खींचे, क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, कौन सी कोर्ट, कौन सा कानून चलता है, कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन शासन चलता है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग पहले।
तो उसी को हम देखते हुए तो हमने कहा कि क्या शासन कानून, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बता चुके हैं। तो अब लोकसभा राज्यसभा का हम आगे जाके जब हम एक टॉपिक आएगा लोकसभा स्पेशल, राज्यसभा के लिए स्पेशल, तो हम वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, जैसे राज्यसभा पाठ में पढ़ा जाएगा, तो आगे हम चलकर देखेंगे। फिर आगे देख कार्यपालिका, कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देखिए अभी हम लोग को। हम बता चुके कार्यपालिका मतलब कि कानून तो विधायिका बना दी, उसका काम है कानून, विधायिका का काम है कानून बनाना और कानून के अनुसार संचालन करना। इसका काम है कि संचालन करने की चुनौती, इसके पास काम है संचालन करना, कानून के अनुसार समाज का संचालन करना। तो संचालन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अलग अलग देश हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कार्यपालिका के दो भाग में बांटते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। हम एक को कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका, मतलब कि इसका इंग्लिश शब्द है पॉलिटिकल, इसको हम कहते हैं परमानेंट। रुक दे ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्य, एक राजनीतिक कार्यपालिका मतलब कि क्या होता है, ये राजनीतिक प्रक्रिया, मतलब कि ये जनताओं, मतलब कि एक प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये जनताओं के प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष रूप चुने जाते हैं, इनका चुनाव की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये अस्थायी होते हैं, इनका कोई निर्भर नहीं करे, इनका जो कार्यकाल फिक्स होता है, इनका कार्यकाल जैसे 5 वर्ष, जैसे कि हम लोग देखें तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, उसी तरह अमेरिका में राष्ट्रपति का देखें तो कार्यकाल 4 वर्ष है। तो वो लोग क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है। और अस्थायी कार्यपालिका, हम अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं IAS हुए, IPS हुए, IFS हुए, उन लोग क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, उन लोगों का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, उन लोगों का एक निश्चित, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं, 5 मन 10 ईयर कोई फिक्स नहीं है, वो लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से राजनीतिक कार्यपालिका, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं चलती है, अलग शासन चलते हैं। तो हम देखते हैं पहला कि हम कहते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय अध्यक्षीय कार्यपालिका, मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट, एक होता है संसदीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंटल, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, समझिए एग्जीक्यूटिव है। और दूसरी एक संसदीय कार्यपालिका। हम संसदीय कार्यपालिका, तो हम संसदीय कार्यपालिका कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। और तीसरी होती है एक होती है, हम कहते हैं दोहरी कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं डबल। और चौथी होती है हम जिसे कहते हैं बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। समझ में आ गया? जैसे हमने कहा कि कार्यपालिका में क्या,
एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे को परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और क्या हुआ कि ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं कार्यरत हैं। पहला अध्यक्षीय कार्यपालिका, जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है जिसे हम प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ऐसी प्रणाली जो है अमेरिका में चलती है। कौन से देश में? अमेरिका। हम अमेरिका, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम अमेरिका के बारे में, अमेरिका राष्ट्रपति के बारे में अलग लेक्चर करेंगे। जैसे एक थोड़ा सा हम डायलेमा खींच देते हैं यहाँ पर कि एक राष्ट्रपति का चुनाव एक अमेरिका में भी होता है और भारत में भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं जितनी हड़प, जितनी उथल पुथल पूरे विश्व में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के समय मचती है, उतनी समय अपने खुद भारत के लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय उतनी जागरूक दिखाई नहीं देते हैं जितनी भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव के समय थे। तो क्या हुआ कि जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जैसे जैसे पूरे विश्व में, जब हम भारत कहीं लेकर बात क्यों न करें, और भारत के लोग जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जितनी जागरूकता अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के समय दिखाते हैं, उतनी जागरूकता भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि हम एक खाका यही डिपेंड करता है। आप कहिएगा कि क्या होता है कि आप कहिएगा कि जो अमेरिका है पूरे एक ताकतवर कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, उसका वीटो पावर है, तो वो तो बात है ही, लेकिन एक कानूनी परिप्रेक्ष्य देखें, एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखें, तो उसकी जो प्रक्रिया है, तो हम लोग का देखना कि जो उसकी प्रक्रिया, जैसे कि हम एक प्रेसिडेंट मानते हैं, पीस हम डिनोट करते हैं उसको, तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री हुआ, इंडिया का प्रधानमंत्री हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, और भारत का प्रेसिडेंट हुआ। तो अगर हम दोनों का तुलना करें, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भारत के जिस भारत के पीएम के पास जौन शक्ति है, वो क्या है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ये तो समझ में आ गया। क्योंकि हम भी जितना हम लोग प्रधानमंत्री के समय उत्सुकता दिखाते हैं, उतना समय राष्ट्रपति के चुनाव के समय उत्सुकता नहीं देखने को मिलती है समाज में। और दूसरी बात कि ये जो है, एक इतना समय कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष शक्तियाँ रखता है, लेकिन उससे भी प्रधानमंत्री से बढ़कर उसके पास कई शक्तियाँ हैं। और आगे देखेंगे, देखिए कैसे, जैसे इसके राष्ट्रपति तुलना करेंगे हम लोग। देखिए संसदीय कार्यपालिका, जैसे संसदीय कार्यपालिका किस किस देश में कर रहे हैं अभी देखिएगा, तो ये चलती है, एक ब्रिटेन का नाम सुने होंगे, ब्रिटेन कहिए, चाहे यूके कहिए, चाहे इंग्लैंड कहिए, वो एक ही देश है। और दूसरी बात, जिसे आप भारत का नाम सुने होंगे, जैसे हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत, यहाँ पर कौन कौन सी है? संसदीय कार्यपालिका है। और दूसरी बात दोहरी कार्यपालिका, जैसे एक देश है जिसे हम नाम से जानते हैं फ्रांस। तो फ्रांस जो है, वहाँ पर क्या है? एक दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका कहीं देखने को नहीं मिलती है अभी फिलहाल। अब क्या होता है कि जैसे अमेरिका का शासन, ब्रिटेन का शासन, भारत का, तो हम एक छोटे से मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब उसको आगे जाकर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों जैसे कि तीनों देशों, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, भारत हुआ, तो हम लोग को कोई भी पॉलिटी का एग्जाम्पल लेते समय, जब संविधान जब पढ़ते हैं, तो हम लोग को क्या होता है कि अधिक, अगर हम अपने संविधान पढ़ रहे हैं, उतना ही गौर से देखना चाहिए अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि हमारा अधिक से अधिक हिस्सा ब्रिटेन से और अमेरिका से लिया गया है। कारण पहला देखिए, हम एक एग्जाम्पल तौर लेते हैं, प्रेसिडेंट मान लीजिए, कहें प्रेसिडेंट, ठीक है, तो एक अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, और भारत का प्रेसिडेंट होता है, और ब्रिटेन का प्रेसिडेंट होता है, तीनों कौन लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम तुलना करें, एक ब्रिटेन का जो प्रेसिडेंट है और इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो वो ये दोनों समान ही हैं, दोनों को समान शक्तियाँ हैं। लेकिन वो अलग बात है कि भारत के राष्ट्रपति के पास ब्रिटेन का राष्ट्रपति से अधिक शक्तियाँ हैं। कारण कि लेकिन फिर भी शक्तियाँ अधिक होने की वजह से भी उसके पास उसका जो पद है लोकसभा डिपेंड करता है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका जो डिपेंड है, वो प्रत्यक्ष चुन कर आता है।
जैसे कि वो भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष उसके पास शक्तियाँ उपलब्ध हैं। एक हुआ एग्जाम्पल की तरफ, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि भारत में राष्ट्रपति को हटाना बहुत आसान बात है, लेकिन वहीं अमेरिका में देखें तो अमेरिका में अभी तक से लगभग उसे आज़ाद हुए 233 वर्ष हो चुके हैं, और अभी तक से किसी भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान हटाया गया नहीं है। क्यों? कारण क्या है? वहाँ पर हटाना, संविधान संशोधन करना, वो एक कठोर संविधान दिखाई देता है वहाँ पर, जो कि भारत में संविधान जो एक लचीला दिखाई देता है। क्यों? इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर से यहाँ तक समझ में आ गया। एक दोहरी कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्य समझ में आएगी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जो कार्यकालीन राष्ट्रपति है, वो तुरंत वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर आता है। और संसदीय में ब्रिटेन और भारत, जैसे संसदीय कार्यपालिका जो है ब्रिटेन और भारत में कार्यरत है। और दूसरी दोहरी कार्यपालिका मतलब जैसे कि राष्ट्र प्रमुख, पीएम और प्रेसिडेंट, इन लोगों का चुनाव जो होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसीलिए पीएम का भी और प्रेसिडेंट का भी, इसीलिए हम इसे कहते हैं दोहरी कार्यपालिका। और बहुल कार्यपालिका कहीं देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा बात, इसे हम अस्थायी कार्यपालिका, इसे ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलता है, कृषि में देखने को मिलता है कि जैसे हम आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, आईएफएस कहते हैं, तो ये बड़े बड़े पदों को देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। और हम आगे फिर देखेंगे जब हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में, वहाँ पर एक अलग लेक्चर किया जाएगा। भारत के प्रेसिडेंट के बारे में अलग लेक्चर करेंगे। और उसकी तुलना करते हुए ब्रिटेन के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट से तुलना हम लोग करेंगे उस समय। और दूसरी बात, एक और चीज़ देखेंगे हम लोग कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो फिर हम हमारे एक टॉपिक का डेली में घिस दिए, एक टॉपिक जैसे कि कार्यपालिका का। और दूसरी टॉपिक है, जैसे हम कह सकते हैं कि कानून एवं विधि के प्रकार। जिस तरह से हमने कहा कि शासन के भी प्रकार होते हैं, शासन के भी अंग होते हैं, उसी तरह से विधि भी अनेकों प्रकार की बनाई जाती है। तो हम देखते हैं कि विधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देख लीजिए। हमने क्या कहा कि जैसे कि हमने पढ़ लिया कि राज्य किसे कहते हैं, वो पढ़ लिया हम लोग। शासन के कौन कौन से अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को देख लें, भारत को परिप्रेक्ष्य लेते हुए कि लोकसभा और राज्यसभा। हम आगे जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसी तरह से तुलना करेंगे कि जैसे कि भारत का राज्यसभा, अमेरिका का सीनेट, बराबर शक्तियाँ हैं, क्या क्या उन तुलनाओं, क्या क्या शक्ति उसके पास है, सीनेट के पास कौन सी शक्तियाँ, राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति हैं, हम तुलना करेंगे आगे जाकर। और दूसरी बात, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शासन का, हम पढ़ लिया कानून एवं विधि के प्रकार। तो जैसे कि क्या होता है कि जब किसी भी देश में कोई कानून चलती है, कोई विधि चलती है, उसके भी एक प्रकार होते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर देश में क्या होता है, सकारात्मक विधि नहीं चलती, हर देश में प्राकृतिक विधि नहीं चलती। जैसे कि प्रकार जो होते हैं, एक सकारात्मक विधि होती है, एक होती है प्राकृतिक विधि, एक होती है लोक विधि, एक होती है ईश्वरीय विधि। तो हम देखते हैं कानून के विधि या कानून के प्रकार। हम कहते हैं विधि या कानून के प्रकार, कानून एवं विधि, कानून एवं विधि के प्रकार। कानून एवं विधि के प्रकार। तो हमने क्या कहा कि हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सकारात्मक विधि, पहले को, सकारात्मक विधि। दूसरे को कहते हैं प्राकृतिक विधि,
सकारात्मक विधि और प्राकृतिक विधि, एक लोक विधि और ईश्वरीय विधि। लोक विधि और ईश्वरीय विधि, ईश्वरीय विधि। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग कहते हैं लोक विधि कॉमन लॉ, ईश्वरीय विधि जिसे हम कहते हैं डार्विन लॉ, इंग्लिश में लिख देते हैं हम। सकारात्मक विधि मतलब पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ, डार्विन लॉ। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यह हुआ हमारा कानून एवं विधि के प्रकार। जैसे हम एक को कहते हैं हम सकारात्मक विधि, एक को कहते हैं प्राकृतिक विधि, एक को कहते हैं लोक विधि और एक को कहते हैं ईश्वरीय विधि। तो इसका कैसे कैसे चुनाव होता है। जैसे सकारात्मक विधि किसे कहते हैं, लोगों के मतलब लोग जैसे लोगों के निश्चित अनुपात द्वारा तय किया गया बनाया गया विधि। लोगों के निश्चित अनुपात द्वारा, लोगों के निश्चित अनुपात द्वारा, निश्चित अनुपात द्वारा बनाई गई विधि। क्या कहा हमने, सकारात्मक विधि, प्राकृतिक विधि, लोक विधि और ईश्वरीय विधि। एक सकारात्मक विधि का तात्पर्य क्या है, लोगों के निश्चित अनुपात द्वारा बनाई गई विधि। मतलब कि क्या होता है, मतलब लोगों के निश्चित अनुपात द्वारा बनाया गया विधि। अब प्राकृतिक विधि, जैसे प्राकृतिक विधि मतलब क्या होता है, प्राकृतिक द्वारा निर्माण करना, प्राकृतिक द्वारा निर्माण करना। और दूसरी बात लोक विधि, परंपराओं से निर्मित, परंपराओं से निर्मित। और ईश्वरीय विधि को हम लोग कहते हैं धर्म तंत्र पर आधारित, थ्योरोक्रेसी जो कहते हैं धर्म तंत्र पर आधारित। यहाँ तक हो गया। जैसे कि हमने क्या कहा कि क्या होता है, कानून के प्रकार या विधि के प्रकार। हम एक को कहा सकारात्मक विधि, एक को कहा प्राकृतिक विधि और लोक विधि और ईश्वरीय विधि। हमने क्या कहा, सकारात्मक विधि पॉजिटिव लॉ हम किसे कहते हैं, एक लोगों के निश्चित अनुपात द्वारा, लोगों के निश्चित समूह का शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं या अनुपात का भी, मतलब हटाइन अनुपात का समूह ही करते हैं, निश्चित समूह द्वारा निश्चित समूह द्वारा बनाई गई विधि। मतलब एक लोग, जैसे कि हमने क्या कहा कि ये जो एक प्रक्रिया जो है, जैसे कि एग्जाम्पल में कहते हैं भारत में प्रक्रिया चलती है, तो क्या हुआ कि सकारात्मक विधि जो है, तो सकारात्मक विधि हमने इस प्रक्रिया को कहा, इस विधि को कहा, जैसे कि जो लोग हैं, जैसे कि हमारे समाज में सभी लोगों के साथ बैठकर कानून का साझा तो नहीं किया जाएगा, तो लोगों द्वारा चुनाव होता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे विधायिका में देखे हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोगों द्वारा चुनकर, जैसे कि लोकसभा में जाते हैं लोगों द्वारा चुनकर प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं, चुनाव बनाते हैं, बिल पेश करते हैं और वो राष्ट्रपति के पास पेश करते हैं और बाद में अधिनियम बन जाता है। उसी तरह से कानून जैसे हम कहते हैं तो विधि बन जाता है। तो उस कानून को हम कानून जब बनती है तो उस प्रक्रिया क्या है, हम उस कानून का कहते हैं सकारात्मक विधि के द्वारा, क्योंकि ये पूरी समाज, पूरी जनसंख्या उस विधि के निर्माण में नहीं भाग ले रही है। क्यों, इसका कारण क्या है, इतनी जनसंख्या एक साथ कैसे बैठेगी और बहुत सारे, तो हमने क्या किया कि एक अपना प्रतिनिधि तो वहाँ पर चुनकर अलग अलग क्षेत्रों से भेज दिया गया है, जो कि कानून के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और दूसरी बात यह हुआ प्राकृतिक विधि किसे कहते हैं। जैसे प्राकृतिक विधि हम उसे कहते हैं जो कि हमारा प्राकृतिक द्वारा ही विधि अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि श्वास लेने का अधिकार, श्वसन का अधिकार, जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में श्वसन का अधिकार, श्वसन का अधिकार। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे
तो हम उसमें सब इस बातों की हम जिक्र करेंगे। मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो निजता का अधिकार क्या होता है, निम्न का अधिकार क्या होता है, कब आया, कैसे आया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, तो उसका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे अभी। तो एक होता है लोक विधि। लोक विधि में होता है परंपराओं से निर्मित, जैसे दिन प्रतिदिन का होती है, जैसे परंपराएं चलती जाती है तो धीरे धीरे एक नियम बनता जाता है। जैसे कि एक ब्रिटेन हुआ, ब्रिटेन एक क्या है, जैसे हम कहते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। क्या उसका संविधान लिखा गया नहीं है कि हम उसे अलिखित संविधान कहते हैं? उसका कारण क्या अलिखित संविधान कहते हैं? तो उसका कारण यही है कि वो कॉमन लोक विधि है। तो हम बताएंगे उसको जब हम पढ़ेंगे, जब विधि यहाँ पढ़ लिए तो जब हम इसका अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे, जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो हम बताया जाएगा। तो वही बात, जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लोक विधि द्वारा ही बनाया गया है। हम लिखित संविधान उसे कहते हैं जो निश्चित समय एक निश्चित समिति द्वारा एक निश्चित समय अवधि में बनाया गया है, जो कि पहला संविधान अमेरिका का संविधान था। तो वहीं जो ब्रिटेन का संविधान है, जो यूके का संविधान है, वो क्या है, एक परंपराओं द्वारा निर्मित संविधान है। लिखे होने के बावजूद भी हम अलिखित संविधान कहते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे जब आए इस टॉपिक। तो और ईश्वरीय विधि जो धर्म पर आधारित होता है, हम ईश्वरीय विधि कहते हैं। धर्म पर समझ, जब धर्म पर आधारित विधि हम तब कहते थे जब मध्यकाल प्राचीन काल में देखेंगे तो उस समय धर्म पर आधारित अनेक विधियाँ चलती थी, शासन चलता था। तो वो हमारा कानून एवं विधि के प्रकार। तो यहाँ तक। और दूसरा हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली के प्रकार। शासन प्रणाली के प्रकार, ठीक है। एक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो आज काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, थोड़ा देखते हैं। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं और हम कल से स्टार्ट करेंगे शासन प्रणाली के प्रकार, जैसे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो आप इस टॉपिक को कल अच्छे से पढ़ कर आइएगा, थोड़ा देख लीजिएगा क्या होता है, किताबों को देख लेने से क्या होता है कि समझ में अच्छे तरीके से आती है। और कोई भी डाउट होती है, कोई क्वेश्चन होता है इस टॉपिक के रिलेटेड, कोई अन्य क्वेश्चन भी तो आप हमारे कमेंट में भेज सकते हैं और उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स।